अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन ख़ान हूँ। गुज़िश्ता दिनों से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बहुत गमज़दा है। पाकिस्तान की जो सहाफ़ी कम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा अफसोस में, सदमे में है। जो पाकिस्तान का मीडिया है वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के सीनियर एंकर अरशद शरीफ को साउथ अफ्रीका में गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। और ये गोली क्यों मारी गई, उनकी ये टारगेट किलिंग क्यों की गई, इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पस मंज़र पेश करना चाहूँगा अरशद शरीफ का। अरशद शरीफ एक बहुत ही बहादुर सहाफ़ी थे। उन्होंने दहशतगर्दी और करप्शन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी करप्शन की। पाकिस्तान में जो माफिया पाए जाते हैं उन पर, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सबूत थे, एविडेंस थे अरशद शरीफ के पास। वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर घुस चुके थे और इनकी एक एक बात वो अपने पास नोट कर चुके थे। इनके पास ये सारा कुछ रिकॉर्ड का सा था कि किस किस ने मुल्क पाकिस्तान में किस तरह करप्शन की, कितनी करप्शन थी। दूसरा ये कि अरशद शरीफ के वालिद और उनके भाई पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम देते देते वो भी शहीद हुए थे। मतलब इनका पूरा ख़ानदान शहीदों का है। और इनके बाप ने, इनके भाई ने भी जाम शहादत नोश की है, सिर्फ इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी जान दाव पर लगाई थी और जाम शहादत नोश किया था। अब अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? पहले वो दुबई गए, फिर दुबई से वो साउथ अफ्रीका क्यों गए? उन्होंने दुबई क्यों छोड़ना पड़ा? इस बात को मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जब रजीम चेंज हुआ तो आपको पता है कि बहुत सारे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू हो गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहुत सारे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। उनमें साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, समी इब्राहिम एंड ये अरशद शरीफ, इमरान खान, ये वो सारे सहाफ़ी हैं जिनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू होता। ये वो सारे सहाफ़ी हैं जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते थे या बोलते हैं। ख़िलाफ़ मैं नहीं कहूँगा, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि जो हक़ की बात करते थे, जो सच बताते थे, जो कौम को ये बताते थे कि इस मुल्क के साथ इन्होंने पहले क्या किया है और अब जब ये हुकूमत में आए हैं तो अब ये किस तरह आए हैं, ये इन्होंने अपने टीवी शोज़ में, अपने यूट्यूब चैनल में ये आवाम को ये बताते थे। मैं ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा। हाँ, ख़िलाफ़ तब कहूँगा कि अगर मैं देखूँ इम्पोर्टेड हुकूमत में जो एहलकार हैं, जो इनके रहनुमा हैं, वो लोग समझते हैं कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ थे। लेकिन बेसिकली ये लोग सच बोलते थे, ये लोग आवाम को सच सामने लाते थे कि पहले इन लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया और अब ये लोग इस मुल्क में जो हुकूमत करने आए हैं एक किस तरह आए हैं, और इमरान खान इनसे किस तरह बेहतर है, कितने दर्जे बेहतर है, क्यों बेहतर है, बहुत सारी चीज़ें ये आवाम को बताते थे। तो इसलिए इन सब के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू किया गया था। आपको मालूम हो कि क्रैक डाउन जब शुरू हुआ तो साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर चले गए। उनको ख़तरा था, जान का भी ख़तरा था, गिरफ्तार होने का ख़तरा था ही। उनको ख़तरा था जान से जाने का, उनको कत्ल करने का खदशात थे। वो मुल्क छोड़कर चले गए। दूसरा, इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। अब हम सब ने देखा कि किस तरह साफ़ी इमरान रियाज ख़ान को इन लोगों ने गिरफ़्तार किया, उन पर टार्चर किया और किस तरह उन पर तशद्दुद किया और किस तरह झूठे मुकदमात उस पर बनाए। और जहाँ वो जाते थे, जिस अदालत में जाते थे, वो मुकदमात से फारिग हो जाते थे और बरी हो जाते थे। अब समी इब्राहिम पर भी केसेस बने, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने क्रैकडाउन किया। और मोहित पीरज़ादा हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने क्रैकडाउन किया। लेकिन जो टारगेट पर थे इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, क्यों कि ये वो तीन सहाफ़ी हैं जिनका जो ज़्यादा रिसर्च थी वो करप्शन पर थी, इस मुल्क में होने वाली करप्शन पर थी। किसने कितनी करप्शन की, कैसे की, क्यों की, ये वो सारी रिसर्च इन लोगों ने कर रखी थी। अब सवाल ये है कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर क्यों जाना पड़ा? देखें, हम सबको पता है कि मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी करप्शन के बारे में। बहुत बड़े बड़े सबूत थे उनके पास इस मुल्क में होने वाली करप्शन के बारे में। इस मुल्क की बेड़ी किसने डुबाई है सूखे दरिया में, उनके पास ये सबूत थे।
उनके पास ये एविडेंस थे, उनके पास ये एविडेंस थे इस मुल्क को किसने ज़मीन बोस किया है। उनके पास एविडेंस थे कि किस तरह रजीम चेंज हुआ, किन लोगों ने पैसे लिए, किन लोगों ने पैसे दिए, किन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर साजिश की। उनके पास ये बहुत बड़े सबूत थे। अब जब अरशद शरीफ के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले उनको इमरान खान ने भी ये कहा था कि आप यहाँ से चले जाएं, आपकी जान को ख़तरा है, ये आपको टारगेट किलिंग करेंगे, आप मुल्क छोड़ दें। तो उनके पास तो वीज़ा किसी मुल्क का था नहीं, उन्होंने किसी मुल्क का वीज़ा नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान में रहना है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, तो मैं क्यों मुल्क छोड़ कर जाऊँ, मैं क्यों किसी मुल्क का वीज़ा लगवाऊँ। उसको बहुत सारे दोस्त भी कहते थे कि आप वीज़ा लगवा लें किसी मुल्क का। तो उन्होंने कहा कि मैंने रहना ही पाकिस्तान में है, तो मैं क्यों किसी मुल्क का वीज़ा लगवाऊँ। तो उनके पास किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था। बहरहाल जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो वो पहले गए इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा से गए वो दुबई। जब वो दुबई पहुँचे, पाकिस्तान में इतनी ज़मीन तंग कर दी गई थी अरशद शरीफ के लिए कि वो यहाँ नहीं रुक सके। और वो किन लोगों ने ज़मीन तंग की वो हम सबको मालूम है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम को मालूम है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन था जिसने ये सब किया, वो कौन था जिसने खुद को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए ये एक गेम प्लान की। वो कौन था इन सब के पीछे, वो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। खैर अरशद शरीफ दुबई चले गए। दुबई कुछ दिन क़याम करने के बाद, ये बड़े असर रसूख के साथ ये बात करूँगा, दुबई कुछ दिन क़याम करने के बाद पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने UAE की गवर्नमेंट से राबता किया और उनसे कहा कि हमारा फ़लाँ बंदा आपके पास है, इसको डिपोर्ट करें, इसको डिपोर्ट करें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने वहाँ राब्ते किए और उनसे ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया उनके साथ। बहरहाल क्योंकि अरशद शरीफ एक नामवर साफ़ी हैं, एक मशहूर हस्ती थे, तो जो दुबई की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम आपके पास कुछ दिन का वक्त है, 24 आवर या 48 आवर का आपके पास वक्त है, या तो आप पाकिस्तान वापस चले जाओ या हमारा मुल्क छोड़ दो, या हमारा मुल्क छोड़ दो। मतलब ये कि यार इतनी ज़मीन तंग की गई कि जो बंदा यहाँ से दुबई चला गया, वहाँ भी राब्ते करके वहाँ भी इन लोगों ने उस शख्स को वहाँ नहीं रहने दिया गया। एज ए सेड कि अरशद शरीफ के पास किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था, किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था। और साउथ अफ्रीका में, कीनिया में यह है कि ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तानियों के लिए ये सहूलत है कि ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। तो अरशद शरीफ ने कीनिया जाने का फ़ैसला किया और जिस रात उन पर हमला हुआ वो वहाँ से तकरीबन 1-1.5 महीने से वो वहाँ कीनिया में मुकीम थे। अब बात यहाँ पे ये है कि कीनिया में जब वो मुकीम थे तो सबकी नज़र उन पर थी, जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं उनकी नज़र उनको थी, उनको इल्म था कि वो इस वक्त कीनिया में है। पता है ज़्यादा किसी को नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं उनको पता था कि वो इस वक्त कीनिया में है। कीनिया में जब उनके साथ ये हुआ, जब उसकी जा भाग होने की खबर सामने आई तो ये खबर किसने चलाई कि उसने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर रोकने की कोशिश की गई उसकी गाड़ी को, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। ये किसने कहा? फिर ये किसने कहा कि वो ऐसे लोगों के साथ पाया गया या जो दहशतगर्द थे, जो स्मगलर थे, या ऐसा किसने कहा कि हमें शनाख्त नहीं हुई? ये ऐसा किसने कहा कि वो गैर मुतलका इलाके में था? ऐसा किसने कहा कि हमें उसकी पहचान नहीं हुई? कीनिया की पुलिस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप बेशक थोड़ा नेट पर रिसर्च कर लें, इंटरनेट पर, वहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि कीनिया की पुलिस कितनी जालिम है और किस तरह वो तशद्दुद करती है। दूसरी बात यह कि कीनिया में जो शार्प शूटर्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं।
बहुत ही आसानी से वो शार्प शूटर मिल जाते हैं। और अरशद शरीफ को जिस तरह शूट किया गया है वो किसी शार्प शूटर ने शूट किया है, वो किसी आम बंदे ने गोली मार के शूट नहीं किया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि 2-3 खबरें चलाई गई, वो 2-3 खबरें किसने चलाई, वो 2-3 खबरें किसने इंजेक्ट की मीडिया के अंदर, उधर भी और इधर भी। ये कौन था जिसने ये खबरें इंजेक्ट की? कोशिश की गई कि इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए, कोशिश की गई कि इस मामले को गैर मामूली बनाया जाए, कोशिश की गई कि ये मामला ज़्यादा हाईलाइट ना हो, दबा रहे ये मामला। लेकिन हम कहाँ चुप बैठने वाले हैं? जुल्म हुआ है,